Hello to all our dear students. Today is 24th of July and we are going to discuss the daily Hindu newspaper analysis. तो चलिए शुरुआत करते हैं कौन से आर्टिकल आज हमें डिस्कस करने हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट होंगे. तो बेसिकली वी हैव टू आर्टिकल्स इन द डिस्कशन. द फर्स्ट आर्टिकल डील्स विथ challenges for India इन राइजिंग एज ग्लोबल सुपर पावर. तो भारत जो है आपको भी पता है कि सुपर पावर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है. तो क्या डिलेमा फेस करता है इंडिया, उसे हमें देखेंगे और साथ ही साथ कुछ राइटर सजेशन भी देते हैं, उस पॉइंट को भी हम देखेंगे. सबसे इम्पॉर्टेंट इश्यू जो भारत को फेस करनी पड़ती है वो ये है कि जो आपका डोमेस्टिक चैलेंजेज है ना, वो कहीं ना कहीं डोमिनेट कर जाता है भारत की राइजिंग एस्पिरेशंस को लेकर विद रिस्पेक्ट टू द टारगेट ऑफ बिकमिंग ग्लोबल सुपर पावर. ठीक है, तो एक सबसे बड़ा चैलेंज राइटर ने इसमें हाईलाइट करने का प्रयास किया और इसमें हम कुछ नए नए पॉइंट्स भी देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए महत्वपूर्ण होंगे. दूसरा आर्टिकल आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप भी देख रहे हो कि किस प्रकार से एज द वर्ल्ड इज प्रोग्रेसिंग द रोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज इंक्रीजिंग डे बाय डे इन द कंपनीज, इन द मेडिसिनल फील्ड, इन द स्पेस फील्ड, इन द फील्ड रिलेटेड टू साइंस, इन द फील्ड रिलेटेड टू लिटरेचर. वेरियस डायमेंशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है. तो यहाँ पर हम बेसिक से शुरुआत करेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है. ठीक है, वैसे तो आपको ही पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, आप यूज भी करते हो. ठीक है, आजकल जो आपका चैट जीपीटी आ गया है, ठीक है, उसके बाद आपका गूगल का बार्ड आप देख सकते हो. ये सब कुछ एग्जाम्पल हैं आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के. नाम मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहने का मतलब ये हुआ कि जब आपका कोई रोबोट, कोई मशीन ह्यूमन की तरह थिंक करने लगे, आंसर्स देने लगे, एक्शंस लेने लगे, डिसीजन लेने लगे, तो वो बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहलाया जाता है. अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको पता होती है कि जो ह्यूमन है ना, ह्यूमन की जो इंटेलिजेंस पावर है ये यूनिक है. ये हर किसी अन्य स्पीसीज को नहीं मिली हुई है, ये सिर्फ इंसानों को मिली हुई है. एंड बिकॉज ऑफ द ह्यूमन इंटेलिजेंस वी हैव क्रिएटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. ठीक है, तो अब जो है हम एक मशीन तैयार करते हैं और वो मशीन को बेसिकली इस तरीके से सक्षम हम बनाते जा रहे हैं कि वही हमारे लिए काम करेगा, वही हमारे लिए थिंकिंग करेगा, वही जो है एनालिसिस करेगा, वही जो है आपका वर्क इन्वायरमेंट को प्रोडक्टिव बनाएगा. तो इस प्रकार की दिशा में हम जा रहे हैं. तो कितना बेनिफिशियल है, कितना डिस्ट्रक्टिंग हो सकता है, ये इस टॉपिक पर हम मुद्दा रखे हैं, इस बात पर हम चर्चा करने वाले हैं. ठीक है, तो बिना देरी किए हुए लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन. द फर्स्ट आर्टिकल विल बी कवर्ड अंडर जीएस पेपर 2 एंड द टॉपिक इज डिलेमाज ऑफ इंडियाज ग्रेट पावर एम्बिशन. तो बेसिकली क्या है कि जो इंडिया है ना, इंडिया में दो इंपॉर्टेंट थॉट्स प्रिवेल करते हैं. पहला थॉट तो यह है कि क्या इंडिया को सिर्फ डोमेस्टिक चैलेंजेस पर ही फोकस करना चाहिए. डोमेस्टिक चैलेंजेस जैसे आप देख सकते हो हमारे देश में पॉवर्टी है, हमारे देश में इनकम इनइक्वलिटी है और भी बहुत सारे चैलेंजेस है. इंडिया इट्सेल्फ ए डेवलपिंग कंट्री. तो बेसिकली एक थॉट ये निकल कर आती है कि भारत को अभी ग्रेट पावर की दिशा में बढ़ने की जरूरत नहीं है. भारत को पहले डोमेस्टिक चैलेंजेज एड्रेस कर लेने चाहिए और फिर जब भारत एक सर्टेन पोजीशन पर, लेवल पर पहुंच जाता है, तो फिर भारत जो है वो आपका आगे ग्रेट पावर की दिशा में आगे बढ़ सकता है. एक थॉट ये चलता है, मैं थॉट की बात कर रहा हूँ. दूसरा है ये कि भाई साहब जो आपका इंडिया का जो रोल है इन द ग्लोबल ऑर्डर, वो आने वाले समय में काफ़ी बढ़ने वाला है बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिया in promoting the interest of developing countries as well as in fighting with the global issues like terrorism, like climate change. तो फिर भारत का जो रोल है
इन ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर, वो भी काफी महत्वपूर्ण है। तो क्या सिर्फ भारत को उस चीज पर फोकस करना चाहिए? या फिर जो तीसरा थॉट है कि भाई साहब, एक तरफ हम मानते हैं कि डोमेस्टिक चैलेंजेज है, पॉवर्टी है, इनइक्वलिटी है, बहुत सारे चैलेंजेज है, और दूसरी तरफ आपका इंडिया का एस्पिरेशन है टू बिकम ग्रेट पावर। तो क्या दोनों को साथ में लेकर चला जा सकता है क्या? तो फिर राइटर बेसिकली दोनों को साथ में ले चलने की सजेशन देते हैं कि भाई साहब, आपको आइसोलेशन में नहीं जाना है कि आप जो है सिर्फ डोमेस्टिक चैलेंजेस को ही देख रहे हो, या फिर आप जो है सिर्फ ग्रेट पावर बनने की ही बात कर रहे हो, बाकी जो डोमेस्टिक चैलेंजेस उसको भूल जा रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए, बोथ शुड बी इन फोकस। अब क्यों, इस पर राइटर कुछ अपने पॉइंट देंगे। पहली पॉइंट तो यही कि जो डोमेस्टिक चैलेंजेज है ना, वो पहले भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी। ये बात तो श्योरिटी है, क्योंकि डोमेस्टिक चैलेंजेज इज कंपोज ऑफ मल्टीपल इश्यूज, ना एक पॉवर्टी है। तो आने वाले समय में पॉवर्टी रहेगी, हम उसे मिनिमाइज करने का प्रयास करेंगे। आने वाले समय में इनकम इनइक्वलिटी रहेगी, हम उसे मिनिमाइज करने का प्रयास करेंगे। आने वाले समय में हो सकता है डिजिटल डिवाइड भी रहे, हम उसे भी मिनिमाइज करने का प्रयास करेंगे। बहुत सारे चैलेंजेज है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम जो है स्टिक हो जाए टू ओनली फोकसिंग ऑन द डोमेस्टिक चैलेंजेज एंड नॉट फोकसिंग ऑन द एस्पिरेशंस ऑफ राइजिंग इंडियाज पावर एट द ग्लोबल लेवल। ठीक है, तो एक तो ये है कि डोमेस्टिक चैलेंजेज आज हैं, पहले भी थी और कल भी रहेंगी, बट वी शुड मूव अहेड, हमें स्टिक नहीं रहना है। तो पहला पॉइंट राइटर ये कहते हैं। दूसरा पॉइंट, राइटर एक कंपैरिजन करते हैं कि भाई साहब देखो, 1991 के दौरान आपको ही पता है इंडिया वाज इन ग्रेट क्राइसिस। क्यों? बिकॉज ऑफ मल्टीपल फैक्टर। एक समय था आपका जब लो फॉरेक्स रिजर्व थी भारत की, भारत जो है इंपोर्ट नहीं कर पा रहा था बहुत सारे नीडी मटेरियल्स। ठीक है, और इतना ही नहीं, वो तो आपका इकोनॉमिक लेवल पर क्राइसिस था। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये था कि उस समय यूएस के साथ हमारा टफ रिलेशन था। कहने का मतलब ये है कि उस समय यूएस हम पर निगरानी रखता था हमारे न्यूक्लियर प्लान्स को लेकर। साथ ही साथ यूएस जो है हमारा साथ नहीं देता था, पाकिस्तान की तरफ ज्यादा वो साथ देता था। ठीक है, तो टफ रिलेशन थे यूएस के साथ। एज वेल एज उसी समय आप समझ सकते हो कि यूएसएसआर यानी कि जो सोवियत यूनियन है, जो प्रेजेंट डे रशिया भी आप कह सकते हो, उसका भी कोलैप्स हुआ, जो कि एक इम्पॉर्टेंट फ्रेंड था हमारा। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या, पॉवर्टी की सिनेरियो काफी ज्यादा थी। लगभग 50% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वाज इन पॉवर्टी। एज वेल एज कश्मीर एंड पाकिस्तान का भी इश्यू काफी ज्यादा उस समय मुद्दे में रहता था। तो ये सब इश्यू जो थे वो तो मौजूद थे, लेकिन आज की बात करें तो आज काफी ज्यादा सुधार हमें देखने को मिला है। जैसे फॉरेक्स रिजर्व रिकॉर्ड हाई पर है। फॉरेक्स रिजर्व क्या होता है? बेसिकली आपका मान के चलो, जो फॉरेन करेंसी किसी देश के पास या फिर किसी सेंट्रल बैंक के पास होती है ताकि वो इंटरनेशनल ट्रेड ट्रांजैक्शंस को फुलफिल कर सके, तो वो बेसिकली फॉरेक्स रिजर्व कहलाते हैं। ठीक है, तो आज जो है फॉरेक्स रिजर्व हमारा 600 बिलियन प्लस हो गया है। और इतना ही नहीं, यूएस जो एक समय हमारा दूर का रिलेशन रखता था, आज वो हमारा क्लोजेस्ट पार्टनर हो गया है। वेरियस फील्ड में कॉपरेशन हमें देखने को मिलते हैं यूएस के साथ। ठीक है, तो ये सब पॉइंट्स निकल कर आती है। तो कहीं ना कहीं 1991 का सिचुएशन आज तो हमें देखने को मिल रहा है। आज हम काफ़ी अच्छे पोजीशन पर है। इतना ही नहीं, वी आर फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी नाउ, है ना, हम लोग फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है। उसके बाद क्या, जो हमारा मिलिट्री स्ट्रेंथ है वो भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। वन ऑफ द लार्जेस्ट मिलिट्री स्ट्रेंथ इन द वर्ल्ड, एलोंग विथ वी हैव न्यूक्लियर पावर। तो ये सब जो हमें डेवलपमेंट देखने को मिलता है, ये सब हमें प्रेरित करता है कि हमें अहेड जाने की जरूरत है। हमें कहीं ना कहीं जो सुपर पावर बनने की दिशा है उसकी तरफ प्रयास करने की जरूरत है। एंड ऑल्सो वी हैव द इंक्रीज रोल ऑफ इंडिया इन मेडिएशन बिटवीन रशिया यूक्रेन वॉर। अभी जब देख रहे हो आप, रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, तो बहुत सारे देश भारत को
कहते हैं कि आप मेडिएशन का रोल निभा सकते हो टू सॉल्व द क्राइसिस ऑफ रशिया यूक्रेन। ठीक है, तो ये सब क्या दर्शाता है कि इंडिया का जो पोजीशन है इन द ग्लोबल ऑर्डर दे आर इंक्रीजिंग। लेकिन दूसरी बात यह है कि देयर इज ए ह्यूज डोमेस्टिक चैलेंजेस इन इंडिया। लाइक एक ये बात कहते हैं राइटर कि अभी आप देख सकते हो जो जीडीपी पर कैपिटा है इंडिया का वो बांग्लादेश से कम है। ये आपका रिसेंट रिपोर्ट जब पब्लिश हुई थी तब ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में भी रहा था, आपने सुना भी होगा। तो ये डोमेस्टिक चैलेंजेस है, इसका मतलब क्या है कि हमारा जो इनकम लेवल है लोगों का बहुत ही कम है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है अगर इनकम कम होगा तो उसके कारण बहुत सारे सोशल इकोनॉमिक फैक्टर्स डेवलपमेंटल फैक्टर्स प्रभावित होते हैं सिटीजन के, है ना। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर एंड गवर्नेंस इश्यू भी हमें देखने को मिलता है। जैसे आपका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस काफ़ी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता है। आज भी आप देखो इंडस्ट्री खोलना हो ओपन करना हो तो फिर वो सर्टेन क्लस्टर्ड रीजन में ही जाके ओपन होते हैं। जो आपके रिलेटिवली वेल डेवलप्ड रीजन नहीं है वहाँ पर इंडस्ट्री ग्रोथ ही नहीं कर पाती। आप भी देख सकते हो कि जो आपका ईस्टर्न यूपी है बिहार वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन की कितनी कमी है। ठीक है, एज वेल एज करप्शन एंड ब्राइबरी का इश्यू रहता है कि भाई साहब इंडस्ट्री खोलने जाओ तो कुछ पैसे दो रिश्वत दो। तो ये सब इश्यू कहीं ना कहीं डोमेस्टिक चैलेंज के रूप में डोमिनेट करते हैं। ऑल्सो अभी आपने देखा कि किस प्रकार से मानसून का सीजन है और इस मानसून सीजन में रेनफॉल एक्सेसिव हुआ। इवन व्हाट इन द मेट्रो सिटीज भी नहीं बच पाती हैं इस रेनफॉल वल्नरेबिलिटी से या फिर फ्लडिंग से। तो देर इज ऑल्सो द डिजास्टर वल्नरेबिलिटी। तो फिर हम इन्हीं सब इश्यूज में अटके पड़े रह जाते हैं। अलोंग विथ वी सी द रीजनल कास्ट इथनिक रिलीजियस डिविजन्स एंड इसका बेस्ट एग्जांपल अभी आप देख सकते हो मणिपुर वायलेंस। तो ये सब डोमेस्टिक चैलेंजेस काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट करते हैं दैट रेस्ट्रिक्ट्स द पॉलिटिशियंस दैट रेस्ट्रिक्ट्स द लॉ मेकर्स कि वो जो है इन्हीं सब चैलेंजेस में बझे पड़े रह जाते हैं और फिर वो आगे की भारत की जो एस्पिरेशन है ग्लोबल पावर बनने की उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते, ज़्यादा फोकस तरीके से एक्ट नहीं कर पाते। ठीक है, तो वही बात है दीज चैलेंजेज प्रिवेंट्स द पॉलिटिकल क्लास कि वो इन्हीं सब मुद्दे में अटके पड़े रह जाते हैं। एंड इसके कारण जो फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी पर ध्यान देना चाहिए, जितना अमाउंट ऑफ अट्रैक्शन फॉरेन पॉलिसी एंड सिक्योरिटी पॉलिसी पर जाना चाहिए वो अट्रैक्शन या वो अटेंशन नहीं जा पाती है। एंड because of lack of interest by the political class there is basically the dominance of career bureaucrats जो बेसिकली इन्वॉल्व होते हैं इन फॉरेन और सिक्योरिटी पॉलिसीज में। एंड ये भी आपको पता है कि जो कैरियर ब्यूरोक्रेट्स हैं वो बेसिकली उनके पास रिस्क टेकिंग एटीट्यूड नहीं रहता है अनलाइक द पॉलिटिकल क्लास। दैट्स वाई हम जो है ग्लोबल लेवल पर फोकस नहीं कर पाते हैं, ग्लोबल लेवल पर हम उतनी ज़्यादा अपने आप को इन्वॉल्व नहीं कर पाते हैं। ठीक है, एक आ गया आपका लैक ऑफ पॉलिटिकल विल। एंड बिकॉज ऑफ दिस लैक ऑफ पॉलिटिकल विल देयर इज ए आउटकम ऑफ फॉरेन पॉलिसी विच विल रन ऑन द ऑटो पायलट। मान के चलो ऑटो मोड में है, बस चल रहा है, मतलब चलता है वाला एटीट्यूड आप कह सकते हो। हम एक कॉन्शियस एफर्ट नहीं ले पा रहे हैं टू मेक प्रॉपर फॉरेन पॉलिसी एंड इम्प्लीमेंट देम विथ फोकस्ड माइंडेड ताकि हम वर्ल्ड ऑर्डर में अपना रोल को सुनिश्चित कर सके, मजबूत कर सके। ठीक है, along with we have a weak economy, we have inadequate resource allocation for the foreign policy objectives। आप समझ सकते हो कि because of the lack of attention हम जो है अपने रिसोर्स एलोकेशन चाहे वो मनी कह लो चाहे वो आपका ऑफिशियल्स कह लो वो सब भी फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने में नहीं दे पाते हैं। जैसे आप समझो कि चाइना की अगर हम बात करें तो चाइना ह्यूज इकोनॉमिक पावर है, काफ़ी फॉरेक्स रिजर्व है और बिकॉज ऑफ दैट वो जो है आपका हमारे नेबरिंग कंट्रीज के साथ समझो कि इकोनॉमिक सोशल सब रिलेशंस बना रहा है इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टिंग इन वेरियस प्रोजेक्ट्स। जैसे श्रीलंका में आप देख लो पोर्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चाइना करता है। उसके बाद क्या
फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है वेरियस नेबरिंग कंट्रीज को एज वेल एज द कंट्रीज सराउंडिंग द चाइना। तो इससे क्या हो रहा है, चाइना का प्रभुत्व बन रहा है, चाइना जो है आपका राइजिंग पावर देखने को मिल रहा है। तो इंडिया को भी कहीं ना कहीं इस तरीके से फोकस करना पड़ेगा। एंड हम जो है इनफैक्ट कि जो रिसोर्स एलोकेशन होनी चाहिए फॉर आवर फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स वो इनएडिक्वेट है, काफ़ी कम है। जैसे एग्जाम्पल भी दिया जाता है राइटर के द्वारा कि जो पार्लियामेंट्री कमिटी ऑन एक्सटर्नल अफेयर्स है, ठीक है, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि डिस्पाइट की ओवरऑल बजट एलोकेशन फ्रॉम टाइम टू टाइम वो बढ़ रही है, लेकिन जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को एलोकेशन दी जाती है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, तो उसमें डाउनवर्ड टर्न देखने को मिला है, उसमें डिक्रीज देखने को मिला है ड्यूरिंग द लास्ट 4 years, ठीक है। एंड इट कंप्राइज ओनली 0.44% ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओवरऑल बजट। तो आप समझ सकते हो कितना कम शेयर है। तो फिर इतने कम शेयर में हम जो है अपने फॉरेन पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल कैसे करेंगे, ठीक है। हमें अगर किसी दूसरे देश को मदद करनी है तो उसके लिए पैसे चाहिए, हमें अगर इन्वेस्टमेंट चाहिए तो पैसे चाहिए। तो जब वही इतना कम रहेगा तो फिर हाउ वी कैन एड, हाउ वी कैन मेक रिलेशंस, हाउ वी कैन विन द हार्ट ऑफ द नेशंस जो हमें राइज करने में मदद करेंगे, ठीक है। तो ये सब इश्यूज राइटर रेज करते हैं। वही बात है, एक डिलेमा वाले इश्यू कि भाई साहब डेवलपमेंट या फिर फोकसिंग ऑन द इंटरनल चैलेंजेस वर्सेस कि आप जो है ग्लोबल एस्पिरेशन की तरफ आगे बढ़ो। तो फिर राइटर कहते हैं कि भाई साहब पॉवर्टी है या फिर वेलफेयर ऑफ सिटीजन से रिलेटेड इश्यू है वो तो चलती रहेंगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन क्या हम इसका मतलब ये कि सिक्योरिटी एंड पॉलिसी मैटर्स को भी कंप्रोमाइज कर दे, ये तो नहीं कर सकते ना। तो दैट्स वाई हमें सिक्योरिटी एज वेल एज फॉरेन पॉलिसी मैटर्स पर भी फोकस करने की जरूरत है। डिस्पाइट वी हैव पॉवर्टी, डिस्पाइट वी हैव इश्यूज रिलेटेड टू द वेलफेयर ऑफ सिटीजन, वो सब धीरे धीरे सुधरेंगी। बट वी कैन नॉट इग्नोर, वी कैन नॉट बी आइसोलेटेड टू डील विद द सिक्योरिटी एंड द फॉरेन पॉलिसी मैटर्स। तो फिर राइटर कहते हैं कि क्या किया जाना चाहिए, क्या इंडिया को रिफ्रेन करना चाहिए फ्रॉम शेपिंग द ग्लोबल ऑर्डर, या सिंपल सी भाषा में कहें कि इंडिया को उतना एक्टिव रोल निभाने की क्या ज़रूरत नहीं है इन द ग्लोबल ऑर्डर अनटिल कि उनके डोमेस्टिक चैलेंजेस जो भी हैं वो रिजॉल्व नहीं हो जाते। यानी कि जब तक डोमेस्टिक चैलेंजेस रिजॉल्व ना हो क्या इंडिया पार्टिसिपेट ना करे इन शेपिंग द ग्लोबल ऑर्डर, या फिर इंडिया जो है वो अपना पोजिशन ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर में कंटिन्यू रखे और आगे एस्पायर करे ताकि वो भविष्य में ग्रेट पावर बन सके। तो राइटर का कहना है कि भारत को कहीं ना कहीं अपना जो पोजीशन है इन द ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर उसको कंटिन्यू करने की ज़रूरत है ताकि वो आने वाले समय में ग्रेट पावर बन सके। और यहाँ पर एक राइटर इंपॉर्टेंट कीवर्ड बताते हैं जो आप यूज कर सकते हो अपने मेन सेंसर राइटिंग में कि भाई साहब अगर हम पार्टिसिपेट करना छोड़ दे या फिर आप कहो कि ग्लोबल ऑर्डर में इंटरेस्ट लेना छोड़ दे तो ये हमारे लिए स्ट्रेटेजिक ब्लंडर का काम करेगा, मतलब सबसे विशाल भयावह गलती आप कह सकते हो, ब्लंडर। क्यों? बिकॉज आप समझो कि जब आप अपना क्लेम इन द ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर नहीं करते हो तो आप जो है रूल सेपर नहीं हो या फिर रूल मेकर नहीं हो, आप रूल टेकर हो। यानी कि जो बड़े बड़े देश रूल बनाएंगे आपको उसको पालन करना पड़ेगा। अगर आप एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं होते हैं ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर के डिसीजन मेकिंग में, ठीक है, तो यू विल बी ए रूल टेकर नॉट ए रूल सेपर। ये अच्छा पॉइंट है, ये यूज कर सकते हो, ठीक है। और साथ ही साथ इंडिया के पास कोई चॉइस नहीं है बट टू इन्फ्लुएंस एंड शेप द ग्लोबल ऑर्डर, ताकि भारत की जो फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव है, अब भारत की फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव मल्टीपल डायमेंशंस वाला है जिसमें सबसे कोर पॉइंट होता है कि वेलफेयर ऑफ द सिटीजन हो सके। अब बताओ वेलफेयर ऑफ द सिटीजन्स एक काफ़ी अम्ब्रेला टर्म है। वेलफेयर ऑफ सिटीजन तब भी होगा जब भारत क्लाइमेट चेंज के मुद्दे को ग्लोबल लेवल पर लेकर जाएगा, बिकॉज क्लाइमेट चेंज का ऐसा मुद्दा है जो एक कंट्री के द्वारा सॉल्व आउट नहीं किया जा सकता। उसी प्रकार से भारत में जो सिटीजन है वो वेलफेयर की राह पर तब चल सकते हैं जब उनका प्रॉपर इनकम आए। अब उसके लिए क्या है कि हम ट्रेड
रिलेशंस स्टेब्लिश कर सकते हैं विद डिफरेंट कंट्रीज। तो इससे क्या होगा कि आपका जो वेलफेयर है सिटीजन को वो भी इंश्योर कर सकेंगे। एज वेल एज आप समझो रूल बेस्ड ऑर्डर वो सब भी कितना इंपॉर्टेंट है। अब पता चला कि चाइना डोमिनेट कर जाएगा इंडियन ओशियन रीजन में और बाद में दिक्कतें पैदा कर सकता है, तो फिर हमारे लिए तो वो भी बहुत बड़ी इश्यू हो जाएगी ना। तो दैट्स वाई इंडिया को कहीं ना कहीं इंटरफेयर करने की ज़रूरत है, एज वेल एज अपना जो पोजीशन उसको एजर्ट करने की ज़रूरत है और आगे बढ़ने की ज़रूरत है इन द ग्लोबल ऑर्डर, सो दैट उनकी जो फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल हो सके, डीलिंग विद द क्लाइमेट चेंज, द इशू और द इकोनॉमिक ग्रोथ रिलेटेड इशू और द जियो पॉलिटिकल और द जियो इकोनॉमिक इंटरेस्ट। ठीक है, ये हमने आपको बताया। तो कंक्लूजन में राइटर कहते हैं कि जो भारत है उनको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इंगेज करने की ज़रूरत है, पार्टिसिपेट करने की ज़रूरत है एंड ग्लोबल ऑर्डर में भारत की रोल को बढ़ाने की ज़रूरत है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि भारत को ये सब करते हुए एक बात जरूर ध्यान में रखनी है, वो है इंडिया की डोमेस्टिक इंटरेस्ट। भारत कोई भी एक्टिविटी फॉरेन अफेयर्स में लेता है तो आपने ध्यान जरूर दिया होगा कि भारत की जो डोमेस्टिक इंटरेस्ट है वो सबसे प्रायोरिटी होती है। तो वही राइटर कहते हैं कि जो डोमेस्टिक इंटरेस्ट है दैट शुड बी इन प्रायोरिटी एंड द डोमेस्टिक इंटरेस्ट इज दैट कि वेल बींग ऑफ द पीपल हो अल्टीमेटली अल्टीमेटली हमारे जो सिटीजन्स है उनका वेलबिंग होने की ज़रूरत है। एंड प्रैक्टिसिंग स्ट्रेटेजिक ऑटैरिकी वो भी एक ब्लंडर होगा। स्ट्रेटेजिक ऑटैरिकी भी एक अच्छा कीवर्ड जो आप यूज कर सकते हो, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट किया है। स्ट्रेटेजिक ऑटैरिकी मतलब क्या है कि आप जो है आइसोलेशन में हो, है ना, आप जो है इंटरफेयर ही नहीं करना चाहते हो ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर के साथ, ग्लोबल पॉलिटिक्स में। तो फिर ये भी एक ब्लंडर होगा, बिकॉज जब आप आइसोलेशन करोगे तो फिर आप समझो कि जब आपको दिक्कतें आएंगी तो फिर हु विल हेल्प यू, है ना। अगर कोई फॉरेन कंट्री, डोमिनेटिंग कंट्री आपके लिए रूल बना दे फॉरेन मैटर्स पर और आप जो है फिर उसका पालन करो, तो आप समझो कि आप एक प्रकार से क्या हो, आप एक गुलाम हो ना। तो दैट्स वाई भारत को अपना जो रोल है इन द ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर वो बढ़ाने की जरूरत है। डिस्पाइट की डोमेस्टिक चैलेंजेस हैं वो एक्सेप्ट हम करते हैं, बट द रोल शुड बी इंक्रीज्ड विथ टाइम। तो ये बेसिकली राइटर ने आर्टिकल में समझाया, तो मैंने आपको बेसिक्स बता दिए हैं और मैंने ये आप पीडीएफ की शॉर्ट समरी दी है जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपको याद रखने हैं, ये सब आपके मेंस में काम आएंगे। ठीक है, तो ये हमने आपको समझाया। Now we will move to the second article that will deal with the artificial intelligence. Artificial intelligence इसके क्या पोटेंशियल है वो हम देखेंगे, इसके बेनिफिट्स और इसके रिस्क भी हैं। जाहिर सी बात है कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो टेक्नोलॉजी का सिर्फ पॉजिटिव ही रहेगा ये कह पाना मुश्किल है, बिकॉज देर विल बी निगेटिविटीज एज वेल। जैसे फॉर एग्जाम्पल ग्रीन रिवोल्यूशन भी एक टेक्निक था ना, तो एक समय इसने फूड प्रोडक्शन काफ़ी भारी मात्रा में किया, लेकिन आज वो चैलेंज हमें दे रहा है कि नहीं दे रहा है। चैलेंज किस रूप में, सॉइल सैलिनिटी बढ़ गई है, ठीक है, ग्राउंड वाटर शॉर्टेज हो रहा है बिकॉज इट रिक्वायर्स एक्सेस ऑफ वाटर कंजम्पशन, एज वेल एज जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो डिग्रेड हो गई है। अब ये सब चैलेंजेस निकल कर आ रहे हैं, तो वही बात है कि कोई भी टेक्नोलॉजी क्यों ना हो, दे पोजेज बेनिफिट्स, पोटेंशियल एंड रिस्क एज वेल। तो इस टॉपिक को हम जीएस पेपर 3 के अंतर्गत करने वाले हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब क्या हुआ, कृत्रिम बोध। ठीक है, सिंपल शब्दों में कहो कि मान के चलो कि आपने एक ऐसा रोबोट तैयार कर दिया जो आपकी तरह एक्ट करता है। आपकी तरह एक्ट करने का मतलब हुआ जो ह्यूमन की तरह एक्ट करता है, जैसे ह्यूमन की तरह सोच सकता है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम रिजॉल्व कर सकता है, थिंक कर सकता है, सजेशन दे सकता है, बात कर सकता है, लिटरेचर लिख सकता है, गाना गा सकता है, गाना सुन सकता है, सब कुछ कर सकता है। ठीक है, तो उस पोटेंशियल को हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम देते हैं, उस टेक्नोलॉजी को हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम देते हैं। ठीक है, और विद द 21st सेंचुरी ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ग्रोथ है वो काफ़ी तेजी से हो रहा है। आप समझो कि 2000
ईयर जो है यानी कि ईयर 2000 की बात करें तो उस समय उतनी ज़्यादा चर्चा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नहीं होती थी। तो मात्र 20 से 30 सालों में आप देख सकते हो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो चर्चा है, इसका जो पोटेंशियल है, इसका जो आपका फीचर से कितनी तेजी से बढ़ी है, और इसका इस्तेमाल वेरियस इंडस्ट्रीज, मेडिकल फील्ड, साइंटिस्ट सब कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं। लेकिन इसके चैलेंजेस भी निकल कर आते हैं, तो वो चैलेंजेस क्या होंगे वो हम देखेंगे। ठीक है, तो होप आपको बेसिक्स पता चल गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। और यूपीएससी ने प्रीलिम्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको फील्ड के डायमेंशन सोचने हैं, आंसर अपने आप निकल जाएगा। जैसे आपका डिजास्टर मैनेजमेंट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हो सकता है कि भाई साहब हम वल्नरेबिलिटी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बाय एनालाइजिंग द डाटा। एज वेल एज आपका फिर ये मेडिसिन के फील्ड में हो सकता है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर मेडिसिन के फील्ड में ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एडवांटेज देखने वाले, इस आर्टिकल में उसी पर फोकस किया गया है। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को रोकने के लिए किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, जो आपके डिजेबल पर्सन है उनके लाइफ को आसान करने के लिए किया जा सकता है। तो बहुत सारे डायमेंशन है। एज वेल एज आपको कोई डिजास्टर वल्नरेबिलिटी प्रिडिक्ट करनी है तो उसके लिए भी आपका इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, एग्रीकल्चरल फील्ड में भी आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो देर इज वेरियस डायमेंशन, मैंने तो कुछ डायमेंशन के एग्जांपल बताएं, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डायमेंशन बहुत बड़ा है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्क कैसे करता है, तो बस सिंपल सा समझो कि एक रोबोट है और इसमें इतना डाटा हमने फिट कर दिया, मतलब अनलिमिटेड डाटा हमने इसमें डाला है। और बिकॉज इनके पास डाटा की कमी नहीं है, इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है किसी टॉपिक के ऊपर, तो उस डाटा को ये प्रोसेस करेगा, एनालाइज करेगा, एंड अल्टीमेटली आपको वो सॉल्यूशन देगा। जैसे कोई भी बच्चा है, वो जब जन्म लेता है तो उसके पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होते, धीरे धीरे वो इंफॉर्मेशन गैदर करता है फ्रॉम द एनवायरनमेंट, फ्रॉम द पेरेंट, फ्रॉम द सोसाइटी एंड फ्रॉम द नेचर। और वो इन्फॉर्मेशन धीरे धीरे बच्चे के माइंड में एकुमुलेट होने लगती है, बार बार इन्फॉर्मेशन एकुमुलेट होती है, बार बार जो आइडियाज है वो सब एकुमुलेट होने लगते हैं। और उसके बाद बच्चा जो है वो सोचना शुरू करता है, एक्ट करना शुरू करता है। उसके बाद आप धीरे धीरे देखोगे जब बच्चा एडल्ट के रूप में जाएगा, एडल्ट से फिर आपका मोर एडल्ट के रूप में जाएगा, तो फिर वो थिंक भी करेगा, वो एक्ट भी करेगा, इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग करेगा। उसी प्रकार से आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मान लो कि इसके पास जो डाटा है उसको हमने इतना प्रोवाइड कर दिया कि ये सफिशिएंट हो जाता है टू फिल्टर आउट व्हाट इज इंपॉर्टेंट, व्हाट इज नॉट, एज वेल एज टू टेक डिसीजन इंडिपेंडेंट कि व्हाट विल बी द बेनिफिट्स व्हाइल टेकिंग द डिसीजन। तो ये बेसिकली आपका इसके अंतर्गत कवर होगा। और ये जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अचीवमेंट्स इन द मेडिसिनल फील्ड के रेस्पेक्ट में होगा, और कुछ चैलेंजेज हम देखने वाले हैं यहाँ पर, और फिर क्या एक्शन लेना चाहिए गवर्नमेंट को, इस सब बातों पर चर्चा होने वाली है। तो बेसिकली देख लो, जुलाई 28 2022 को गूगल का डीप माइंड, इन्होंने लगभग 20 करोड़ प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर को रिलीज किया। 20 करोड़ का मतलब होता है 200 मिलियन। ठीक है, तो 200 मिलियन प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर को इसने रिलीज किया। अब ये आपको सुनने में थोड़ी आसान सी लग रही होगी, लेकिन इतने लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन के स्ट्रक्चर को डिकोड करना, आप समझो कि प्रेजेंट डे ह्यूमन की कैपेबिलिटी के बियॉन्ड है। ठीक है, वो राइटर इस बात को कहते भी है। और ये कहा जाता है कि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट अचीवमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसने प्रोटीन फोल्डिंग प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे दिया है। प्रोटीन फोल्डिंग सॉल्यूशन मतलब प्रोटीन फोल्डिंग प्रॉब्लम बेसिकली क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है कि अगर कोई प्रोटीन है उसमें बेसिकली एमिनो एसिड होते हैं और उस प्रोटीन के स्ट्रक्चर होते हैं, डिफरेंट प्रोटीन हैज डिफरेंट स्ट्रक्चर। अब डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन हम मेडिसिन बना सकते हैं। हम जो है कुछ रेयर डिजीज है, ठीक है, उससे रिलेटेड ड्रग्स बना सकते हैं, दवाई बना सकते हैं, ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन जब तक हमें स्ट्रक्चर ही नहीं पता होगा प्रोटीन का, तो फिर हम जो है
दवाई में उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, हम जो है ट्रीटमेंट में उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये जो आपका स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया, दैट विल हेल्प द डॉक्टर्स, द मेडिसिनल फील्ड्स टू डिलीवर बेस्ट पॉसिबल मेडिसिन रिगार्डिंग डिजीजेज। ठीक है, बट क्या होता है कि ये तो चलो रोबोट ने किया या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने किया, लेकिन अगर यही इंसान करता तो इंसान के लिए करना काफ़ी लेबोरियस होता। ठीक है, इट्स वेरी लेबोरियस, इट इज़ वेरी टाइम टेकिंग टास्क। और आप समझो कि एक प्रोटीन को लें तो एक प्रोटीन में लगभग 10,300 कन्फिगरेशन होते हैं। एंड इवन दैट अगर हम 1 मिलियन प्रोटीन को एग्जामिन करते हैं पर सेकेंड, तो आप समझो कि जो टोटल टाइम लगेगा फॉर द ह्यूमंस टू डिकोड द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन विल बी अनइमेजिनेबल। तो आप समझो कि कितना टाइम इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वर्क ने सेव किया है ह्यूमंस का। अब जो है ह्यूमन ये जो बचे टाइम है उसको कहीं प्रोडक्टिव वर्क में टाइम स्पेंड कर सकते हैं, कहीं नए इनोवेशंस में वो टाइम लगा सकते हैं, रेदर कि वो ये लेबोरियस काम करे। समझ में आए? तो आप समझो कि जब हम लेबर करते हैं तो वहाँ पर दिमाग नहीं लग रहा है, वहाँ पर बस हम जो है चीज़ों को एक प्रकार से कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। बट जब आप इनोवेशन करते हो तो वहाँ पर दिमाग लगता है। तो इनोवेशन जब टाइम बचेगी साइंटिस्ट की, प्रोजेक्ट डेवलपर्स की, तो आप समझो कि इनोवेशन प्रमोट होगा, तो ये चीज़ें निकल कर आती है। ठीक है, तो अगर हम बात करें इस अचीवमेंट के सिग्निफिकेंस के, तो पहली बात तो ये है कि इट विल हेल्प द ड्रग्स फॉर नेग्लेक्टेड डिजीज इनिशिएटिव इन एड्रेसिंग डेडली डिजीज लाइक लेशमेनियासिस एंड चैगास डिजीज। तो बेसिकली ये सब क्या डेडली डिजीज है, अब इनके जो दवाई हैं वो भी बन सकते हैं, जो ड्रग्स है वो बन सकते हैं और इन डिजीज को रिजॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, और इतना ही नहीं, इससे आपका जो ड्रग डिस्कवरी है रिगार्डिंग ए पार्टिकुलर डिजीज वो भी आपका फास्टर हो जाएगा, बिकॉज वी हैव डिकोडेड द स्ट्रक्चर। तो फिर हमें पता है कि अगर लेट से ये प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए इस प्रोटीन की ज़रूरत है, तो उस प्रोटीन का स्ट्रक्चर देखो और फिर आपका वो दवाई प्रिपेयर हो जाएगी। तो इट विल बी ए फास्टर एज वेल। और इतना ही नहीं, नए नए ड्रग्स रेयर डिजीज के लिए आएंगे फॉर दोज स्पेसिफिकली जिसका कमर्शियल इंटरेस्ट काफ़ी कम होता है, जिसके कारण फार्मास्यूटिकल कंपनीज उस पर इंटरेस्ट नहीं देती है। अब समझो रेयर डिजीज का मतलब क्या है कि बहुत ही कम पॉपुलेशन में डिजीज होता है, तो जो कमर्शियल फर्म्स है, फार्मास्यूटिकल फर्म, वो क्यों अपना पैसा रिसोर्सेज इन्वेस्ट करेंगी। दैट्स में आप देखते हो रेयर डिजीज की दवाई या तो महंगी मिलती है या तो नहीं मिलती है। ठीक है, तो बेसिकली इससे एक सॉल्यूशन तो जरूर निकलेगा कि रेयर डिजीज की दवाइयाँ आसानी से बन सकेगी। ठीक है, और इसमें ज़्यादा ह्यूमन इंटरफेरेंस हमें नहीं देखने को मिलेगा, तो ये भी एक पॉसिबल है। तो रेयर डिजीज का सॉल्यूशन हो सकता है एक प्रकार से। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम नए नए ड्रग की डिस्कवरी कर सकते हैं रिलेटेड टू वेरियस डिजीज। ठीक है, एज वेल एज इट विल असिस्ट इन कॉम्बेटिंग इन एड्रेसिंग द डेडली डिजीज लाइक लेशमेनियासिस। तो ये सब कुछ हमने सिग्निफिकेंस इन द मेडिकल फील्ड देखा। और एक और बेनिफिट्स एग्जाम्पल के रूप में राइटर समझाते हैं कि आपका 2020 में ना एक रोबोटिक सिंथेसाइजर बेसिकली आप मान के चलो कि जो इंफॉर्मेशन को सिंथेसाइज करता है। और उसने क्या किया कि जो साइंटिस्ट है उन्होंने रिसर्च पेपर तैयार किया था, तो उस रिसर्च पेपर को इसने पढ़ा, समझा, और उसमें जो कंपाउंड बताई गई थी, डिस्क्राइब की गई थी, उसको उसने बना भी दिया। ठीक है, ये भी आप समझो इट विल हेल्प in synthesizing the data which is contained in the research paper and it can also make the product which is mentioned in that। तो ये भी एक बड़ा अचीवमेंट हमें निकल कर आता है। तो आने वाले समय में वही कहा जा रहा है कि जो डिस्कवरी लैब्स है जहाँ पर डिस्कवरी की जाती हैं, प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, वो भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिंथेसाइजर के रूप में श्रिंक हो जाएंगे वहाँ पर, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन्स का रोल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा।
ठीक है, जिस प्रकार से हमने ये ऊपर एग्जाम्पल देखा। और भी नहीं, इतना ही नहीं, और भी हमें एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वेरियस फील्ड में। जैसे आपका जो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम है, उसका वर्ल्ड इन्वायरमेंटल सिचुएशन रूम है, वो क्या करता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से रियल टाइम सेंसर डाटा, मतलब सेंसर लगे होते हैं डिफरेंट लोकेशंस पर, दैट इज स्प्रेडेड ओवर 140 कंट्रीज, और उस सेंसर के माध्यम से वो रियल टाइम डाटा कलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो प्रोडिक्ट कि कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन क्या है, ग्लेशियल मास श्रिंक हो रही है या बढ़ रही है, क्या स्टेटस है, सी लेवल राइज हो रहा है या फिर कि क्या कंडीशन है, बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है तो कितना लॉस हो रही है। तो ये सब जो डाटा जनरेट हो रहे हैं सेंसर के माध्यम से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसे कलेक्ट करता है, एनालाइज करता है, और फिर आपका पूरा एक रिपोर्ट तैयार करता है। तो आप समझो कि कितना काम आसान हो गया। अब कोई व्यक्ति होता, साइंटिस्ट होता, ग्रुप्स होता, वो बेसिकली इन लोकेशन पर जाता है, फिर डाटा कलेक्ट करता है, फिर उसको रिपोर्ट तैयार करता है। तो आप समझो कितना कॉम्प्लिकेटिंग का टास्क है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इस टास्क को कितना एक प्रकार से आसान कर दिया। तो ये एक रोल आप देख सकते हो। और इतना ही नहीं, चैट जीपीटी की न्यूज़ तो आप सुन ही रहे हो। अगर आपने यूज किया है तो बढ़िया बात है, नहीं यूज किया तो एक बार यूज करके देखना। मैंने तो यूज किया। तो बेसिकली वो आपको क्या है, ह्यूमन फॉर्म में आंसर दे देगा। जैसे आप मान के चलो कि एग्जाम में आंसर लिखते हो, तो उसी टाइप से आपको आंसर भी बताएगा। तो चैट जीपीटी है वो आपका टेक्स्ट क्रिएट कर सकता है, म्यूजिक, आर्ट, ये सब। और भविष्य में हो सकता है कि कॉम्प्लिकेटेड केमिकल इक्वेशंस जो अभी चैट जीपीटी नहीं सॉल्व कर पाता, या फिर कोई नई मैथमेटिकल फॉर्मूला डिराइव करने की बात हो, तो बेस्ड ऑन द बिग डाटा एनालिटिक्स चैट जीपीटी वो भी कर सकता है, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स वो भी कर सकता है। और एक तो और है ही, न्यूज में सुना था कि गूगल का बेसिकली सुपर कंप्यूटर है, उसने काफ़ी कम्प्लेक्स कैलकुलेशन कर दिए थे, जो ह्यूमन जो है आपका ईयर्स ऑफ ईयर्स टाइम ले सकता था टू सॉल्व द कैलकुलेशन। ठीक है, तो ये सब भी एग्जाम्पल आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन वही बात है, विद द एडवांसमेंट देयर इज ए राइज ऑफ न्यू रिक्स। तो रिक्स भी है। पहली बात तो यही है कि लेट्स से कि आने वाले समय में जो भी आपका रिसर्च फील्ड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का होता है, लेट्स से कि वो जो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है डाटा गैदर करके एनालिसिस करके किसी चीज़ की डिस्कवरी कर देता है। ठीक है, तो फिर भाई साहब ऑथरशिप किसका होगा? आखिरकार हम क्या कहेंगे कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने डिस्कवर किया है? आज क्या होता है कि अगर कोई इंसान ने डिस्कवर किया तो उसकी ऑथरशिप होती है, उस पर रॉयल्टी बनती है, उसको रेस्पेक्ट दिया जाता है। लेकिन जब मशीन इस प्रकार की डिस्कवरी करने लगेगा तो ऑथरशिप की जो बात है वो तो मीनिंगलेस हो जाएगी ना। हु विल ऑन? एक्चुअली इट्स ए मशीन, तो हु विल ऑन? ये सबसे बड़ा पॉइंट निकल कर आता है। और इतना ही नहीं, ये जो आपका चैट जीपीटी सब टूल्स हम यूज करते हैं, ठीक है, वो भले ही हमें लिटरेचर सर्च में मदद कर दे, हमें कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स प्रोवाइड कर दे, बट आप समझो कि ये सोचोगे कि डीप एनालिसिस हमें प्रोवाइड कर दे किसी टॉपिक का, किसी इश्यू का, वो नहीं होगा। और साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं आर्टिकल में जो लगेगा, हो सकता है चैट जीपीटी को कि अच्छा नहीं है, बिकॉज ऑफ इट्स ऑलगोरिथम और बिकॉज ऑफ द एल्गोरिथम बायसनेस, वो उसको मिस कर सकता है। ठीक है, जैसे होता है ना, हम कोई आर्टिकल पढ़ते हैं, हमें जो इंपॉर्टेंट नहीं लगता है वो हम मिस कर देते हैं। उसी प्रकार से ये भी तो हो सकता है कि चैट जीपीटी आपको कोई आर्टिकल प्रोवाइड कर रहा है जो उसको इंपॉर्टेंट ना लगे, वो मिस कर दे, लेकिन हो सकता है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। तो ये कौन डिसाइड करेगा? तो ये एक इशू निकल कर आती है। साथ ही साथ इंट्रिंसिक बायसनेस हो सकता है, यानी कि जिस इंटरप्राइज ने, जिस कंपनी ने ये आपका टूल बनाया, टेक्नोलॉजी बनाया, हो सकता है कि वो बायस्ड हो। ठीक है, हो सकता है किसी रिलीजन के प्रति बायस्ड हो, किसी कंट्री के प्रति बायस्ड हो। तो हो सकता है गलत से गलत इन्फॉर्मेशन आपको दे दे, क्योंकि इंटरनेट पर तो इन्फॉर्मेशन आपको ही पता है कि पॉजिटिव भी भरी है, नेगेटिव भी भरी है किसी देश के प्रति। तो उसका मन किसको उठा के दे दे। ठीक है, वही बात बोलते हैं, राइटर की रिक्स भी है। और फिर एक अन्य इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान में रखनी है, कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नो डाउट विल लीड टू डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ नॉलेज, यानी कि नॉलेज का स्प्रेड होगा। किसी को भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, बट आप समझो कि नॉलेज का इस्तेमाल करके हम कुछ मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? पहली बात तो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उसके बाद क्या चाहिए? रिसोर्सेज चाहिए, पैसा चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास डिस्पाइट की नॉलेज है, हमें पता है कि भाई साहब
यूपीएससी में सक्सेस कैसे करना है हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पूछ लेंगे। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए, आपको पैसा चाहिए, ठीक है, वो कहाँ से आएगा? तो फिर राइटर कहते हैं कि वो देश जो डेवलपिंग है, अंडर डेवलप्ड है, वो कहीं ना कहीं भले ही नॉलेज तो पोजेज कर ले, लेकिन अगर उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस की बात होगी तो इसमें जो डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड कंट्री है वो पीछे रह जाएंगे, और इसमें आगे कौन बढ़ेगा? आगे बढ़ेगा डेवलप कंट्री, जिनके पास पैसे बहुत है, रिसोर्सेस है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, सब कुछ है। तो आप बताओ, इससे क्या आपको नहीं लगता कि इट विल लीड टू द कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ? बिकॉज इससे क्या हो रहा है, जो डेवलप कंट्रीज है वो और ज़्यादा आगे बढ़ेंगे, और ज़्यादा एडवांस होंगे, और ज़्यादा आपके नए नए प्रोडक्ट्स को डिस्कवर करेंगे, लॉन्च करेंगे, और पीछे रह जाएगा आपका डेवलपिंग कंट्रीज, या फिर आपका अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, या फिर पूरर कंट्रीज। तो इससे आपको नहीं लगता कि इनइक्वलिटी का जन्म होगा? ठीक है, इनइक्वलिटी और बढ़ेगी। तो ये बात राइटर कहते हैं। और फिर एक और रिक्स राइटर बोलते हैं कि जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बीइंग है, जो आपके म्यूजिक, पोयम, मैन्युस्क्रिप्ट सब कुछ राइट कर सकते हैं फास्टर तरीके से, बेटर तरीके से भी, मे बी इन द फ्यूचर। बट इसके कारण आपका पॉलीमैथ बिंग्स क्रिएट हो जाएगी। तो पॉलीमैथ बिंग्स यानी कि वी हैव द वेरियस मशीन्स जो ये सब चीज़ प्रोवाइड करेंगी, बट हु विल इवेल्युएट एंड हाउ विल वी एबल टू इवेल्युएट प्रोडक्टिविटी ऑफ ह्यूमंस किसकी अच्छी है? बिकॉज उस समय तो मशीन्स आपका सारा वर्क करेगा, तो ह्यूमन की प्रोडक्टिविटी कैसे जज करी जाएगी कि हाँ ये बंदा जो है काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव है ना, काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट है? ये कैसे जज होगा जब सारे काम, मोस्ट ऑफ द काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करने लगेंगे? तो ठीक है, वही बात राइटर कहते हैं। और साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिवाइड है, यानी कि दोज बिटवीन हैव एंड हैव नॉट, तो ये जो डिवाइड है वो और ज़्यादा गहरा होगा देन द डिजिटल डिवाइड। डिजिटल डिवाइड का मतलब क्या है? वी हैव द सर्टेन पॉपुलेशन हु यूटिलाइजेज द इंटरनेट, हु यूज द डिजिटल सर्विसेज, एंड वी हैव द हैव नॉट who are not able to use these services because of the barriers like infrastructure barrier, या फिर financial barrier, या फिर आपका communication barrier, और like that linguistic barrier भी हो सकता है। ठीक है, तो ये बात बोल रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिवाइड मे बी इन फ्यूचर फार डीपर देन द डिजिटल डिवाइड। ठीक है, तो इसलिए गवर्नमेंट को एक्ट करने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट को क्या क्या इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है? तो पहली बात तो मस्ट अर्जेंटली एसेस कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इम्पैक्ट सोसाइटीज़ पर, इंस्टीट्यूशंस पर क्या हो रहा है। ठीक है, तो प्रॉपर एनालिसिस के बाद आपको जो है पता चलेगा कि आखिरकार का इम्पैक्ट क्या है, उस हिसाब से आपको एक्शन लेना पड़ेगा। अगर आप प्रॉपर एनालिसिस ही नहीं करोगे तो आप जो है बंद कमरे में अंधेरे में तीर मार रहे हो, जो आपका टारगेटेड लोकेशन पर नहीं लगेगा। सिंपल सा भाषा यही है। साथ ही साथ एडवाइजरी ग्रुप्स बनाने की ज़रूरत है। ठीक है, डाटा गवर्नेंस पॉलिसी गाइडलाइंस तैयार करने की ज़रूरत है, ताकि इंस्टीट्यूशंस को डायरेक्ट किया जा सके कि आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस वे में यूज करना है ना। और साथ ही साथ इंटरडिसिप्लिनरी इन्वायरमेंट इज नीडेड फॉर रेस्पॉन्सिबल एआई डेवलपमेंट। भविष्य में अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर क्वेश्चन आएगा तो याद रखना है आपको क्या यूज करना है, रेस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलपमेंट, रेस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब कीवर्ड काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, ये थी 2 आर्टिकल डिटेल में हमने डिस्कस किया। होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर सीरीज। चीज़ें अच्छी लग रही है तो शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल एज वेल। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर द डिस्कशन। वी विल मीट अगेन विथ आवर न्यू डिस्कशन सीरीज। ठीक है, ओके, बाय बाय।